कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं भी स्वस्थ हूं और इसी के चलते आज मैं आपके लिए लाया हूं। सर क्या लेकर आए हो? आज हम एसआई का पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो एसआई का पेपर है यह 2016 का पेपर है और इसके अंदर हम पूरा करेंगे कंप्लीट, टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम जीके के प्रश्न करेंगे। आपको इससे पता लगेगा जो मेरे प्रिय भावी थानेदार बनना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको इसके अंदर देखो हमारे टॉपिक लगता है एसआई में, सब्जेक्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी भी क्लासें मैं शुरू जल्दी कर दूंगा, तो प्रिय साथी बने रहिए। और एक बार जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो जीके बाय अजय सर नाम से है। अगर सर्च मारने से नहीं मिलता है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सर्च करें, अपने परिवार का सदस्य बने। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी अजयराज, सी अर्नोराज और 4 नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ। मेरे प्रिय साथी चौहान वंश मैंने करवाया हुआ प्ले लिस्ट में देखना सभी, जिसने अच्छी तरह से बिल्कुल बताइए इसका उत्तर क्या होगा। साथ में आपका भी देख लेता हूं और मैं भी बताऊंगा कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। आइए बिल्कुल देखो, अब क्लास निरंतर शुरू है, जारी है हमारी क्लास निरंतर। देखो यहां एक शासक का नाम सुनने को मिला है जिसका नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है? पृथ्वीराज। 2 नंबर ऑप्शन में है अजयराज और 3 नंबर ऑप्शन में है अर्नोराज। मेरे प्रिय साथियों 4 नंबर ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ। इसी विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव भी कहा जाता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो मेरे प्रिय साथी ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल 1090 से लेकर 1110 यानी 1110 ईस्वी, ये तो शासनकाल है पृथ्वीराज का। अजयराज का 1 2 3 तिया है, 3 एक का है तो 3 1 1 3 ये शासनकाल है अजयराज का। इसके बाद 1133 ईस्वी यानी 1133 से लेकर 1150 और इसी 1150 के अंदर क्या भाई 1150 के अंदर जगदेव अर्नोराज का पुत्र था और इसी अर्नोराज की ये जगदेव क्या कर देता है? हत्या। क्या कर देता है? बोलो, हत्या। और इसकी ये हत्या करती पिता को मारने वाला कहलाता है पितृहंता। पितृहंता। तो चौहानों का जो पितृहंता था वो कौन था? तो वो जगदेव था। 1133 से 1150 इसका शासनकाल है और 1150 से लेकर 1164 तक जो राज किया था वो किसने किया था? विग्रहराज ने। अब आप कहोगे सर इसके बाद तो राजा जगदेव बना था, फिर इसका नाम क्यों नहीं आया? जगदेव का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि बताते हैं इसने अपने पिता की हत्या कर दी और पिता की हत्या करने वाले का कभी इतिहास में नाम नहीं सुनने को मिलेगा। तो सुनना ध्यान से, ये जो अजयराज था ये वही अजयराज है जिसने स्थापना की थी अजमेर की। अजमेर को ही इसने अपनी क्या बनाया था? राजधानी। और अपनी पत्नी व अपने नाम श्री अजय देवा और पत्नी का नाम था सोमलेखा। नाम से क्या चलाता है? चांदी के सिक्के। बिल्कुल चांदी के सिक्के चलाने वाला राजा कौन था? चौहानों में अजयराज। और इसी के समय चौहानों का क्या हुआ था? वो विस्तार हुआ था। चौहानों का क्या हुआ था? साम्राज्य का जो विस्तार होता है वो किसके समय होता है? इसी अजयराज। ये जो अर्नोराज है इसके समय तुर्क के आक्रमण क्या हो रहे थे? ज्यादा तुर्कों के आक्रमण अधिक हो रहे थे, इसलिए भाई साहब ने एक झील बनवाई जिसका नाम था आना सागर।
आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो इसी ने करवाया। ये विग्रहराज, ये वही विग्रहराज है जिसे विसल देव भी कहा जाता है, इसे कपि वंदव कटी बांधव भी कहा जाता है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं किया करता था। आग के पास कभी मौन को लाकर देखूं, ओ इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाए। वाह वाह करो। हाँ, विग्रहराज विसल देव इसका उपनाम मिलता है और इसे हरिकेली नाटक भी लिखा था। ये जो नाटक लिखा गया है ये किस भाषा में है? तो ये नाटक है संस्कृत भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल, हर अध्ययन हर बात की चर्चा करेंगे। तो सर आप पे इसका उत्तर बताओ, तो उसके उत्तर देख लो क्या हो गया। ए ऑप्शन यानी पहला, दूसरा बिल्कुल राइट है, तीसरा बिल्कुल बिल्कुल, और चौथा इसका उत्तर जो होगा वो यही होगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल, जो प्रिय साथी 4 बता रहे हैं, ऑप्शन पहले का उत्तर 4 बता रहे हैं, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं था, यानी जयपुर प्रजामंडल में जो सक्रिय शामिल नहीं था, वो कौन सा नेता है? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी या प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवारी। देखो मैं आपको थोड़ी बात बताता हूं। देखो जयपुर प्रजामंडल के बारे में सुनना ध्यान से मेरे प्रिय साथी। बिल्कुल बिल्कुल सारा ऐसा ही पेपर, और इसके साथ साथ मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लास लगाने शुरू कर दूंगा, आप बस निरंतर जुड़े रहिए। बिल्कुल देखो, बात करें, ये सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इसके जो पीडीएफ है पेपर की टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पता है सभी को, जीके बाय सर नाम से। तो इसका देखो, बात करें जयपुर प्रजामंडल की, सबसे पहले अगर बात करें किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो सबसे पहले जो स्थापना हुई जयपुर प्रजामंडल की, ये जो स्थापना है 1931 में हुई। कब हुई? 1931 में। किसके नेतृत्व में? तो कर्पूर चंद्र पाटली के नेतृत्व में। लेकिन इस जयपुर प्रजामंडल का आपसे पूछ ले पुनः गठन कब किया गया, तो पुनः जो गठन किया गया था, पुनः गठन वो किया गया 1936 में। और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। अगर पूछ ले गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या है, तो जमुना लाल बजाज। इस पुनः गठन का जो उद्देश्य था वो क्या था? अब मेरे प्रिय साथियों आप बात याद रखोगे, इसमें क्या था? जो खादी थी, खादी जो वस्त्र थे, खादी वस्त्र, हाँ जी बिल्कुल, खादी का प्रचार जो था वो क्या कर दिया? अधिक। खादी वस्त्र का जो प्रचार था वो क्या किया गया? अधिक। इसका जब गठन किया गया तो खादी का प्रचार क्या किया गया? अधिक किया गया। और इसके अंदर देखो कौन कौन नेता शामिल थे। तो आइए सबसे पहले कर्पूर चंद्र पाटली, जमुना लाल बजाज का नाम सुना है, लेकिन हम ऑप्शन में देखें क्या क्या सुनने को मिलेगा। देखो बिल्कुल रामकरण जोशी बिल्कुल थे। रामकरण जोशी भी, ये उद्देश्य जब इस खादी का प्रचार करें तो इसमें रामकरण जोशी भी शामिल थे। बी नंबर ऑप्शन है दौलतमल भंडारी। जी बिल्कुल, दौलतमल भंडारी भी इसके अंतर्गत शामिल थे। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज भंडारी। नहीं, प्रयागराज भंडारी नहीं थे, देवी शंकर तिवारी शामिल थे। कौन थे भाई? देवी शंकर तिवारी। बिल्कुल। अब इसका उत्तर बताइए क्या होगा? बिल्कुल 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का मेरे प्रिय साथी जुड़े रहिएगा अंत तक, और एक बार शेयर कर दीजिए जिसने शेयर नहीं किया है। अब शेयर करोगे जितने लाइव ज्यादा आएंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतनी ताकत के साथ आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तो दूसरे का जयपुर प्रजामंडल में रामकरण जोशी भी शामिल था, दौलतमल भंडारी भी था, देवी शंकर तिवारी भी था, प्रयागराज भंडारी शामिल नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 3। बिल्कुल। अब आगे जो नेक्स्ट बात करें प्रश्न की,
बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 17, नंबर ए, नंबर बी झांसी, नंबर सी अवध, नंबर डी यानी 4 नागपुर। देखो कुप्रशासन का आरोप, कुशासन का मतलब क्या था? पहले यहां एक व्यक्ति का नाम आया, इसको जानते हैं, ये है कौन? क्या सर हमारा तीसरा प्रश्न है और नाम आया है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने 1948 से 1956 तक राज किया था और इसी लॉर्ड डलहौजी के समय बात करें, ये लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, कब भाई 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाया। और कुप्रशासन का जो आरोप लगाया था वो किस पर लगवाया? तो वो देखो, ये हमारा क्या है भाई, प्यारा सा सुंदर सा भारत, क्या है भाई, जो भी बना है जैसा बना है बहुत बढ़िया है, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान। और यहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक रियासत है जिसका नाम था अवध। अवध की थी बेगम हजरत महल। कौन थी भाई? अब बेगम है, बेगम हजरत महल कहां की थी? अवध की। अब ये एक महिला है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि एक महिला सही ढंग से शासन प्रशासन नहीं संभाल सकती है, तब इस पर कुप्रशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था अवध को। कब हड़पा? 1856 के अंतर्गत। किसको हड़प लिया? अवध को। जी गुरु जी हड़प लिया अवध ने। तो अवध के दौरान अवध को तो हड़पा इसी बेगम हजरत महल को कहा जाता है महक परी। महक परी किसे कहा जाता है? इसका उपनाम है हजरत महल का। सर फिर एक महल परी भी कहा जाता है, और जो महल परी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? बस इस लय को पकड़ो और लक्ष्मीबाई लिखो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहते हैं। आपको लय याद कैसे रखें? हजरत है हैक परी, महक है हजरत, महल लय से महल परी किसे कहते हैं? लक्ष्मीबाई को। तो याद रखोगे डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाया, किसे हड़पा? अवध को। लेकिन इसी लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा शुरू की और इस गोद निषेध के तहत अनेक रियासतों को हड़पा। और प्रश्न पूछा जाता है गोद निषेध के तहत हड़पे जाने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? तो मेरे प्रिय साथियों, इसका एक मंत्र लिखना जय सर का, गोद निषेध के तहत 17 जैसे बुझना। बिल्कुल 17 जैसे बुझना, ये ट्रिक याद रखोगे। एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न निकालने हैं। मेरे को मतलब वो नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, मेरे को 3 जो 7 ऑप्शन आए हैं उनसे मतलब है। मेरे प्रिय साथी एक बात कह दूं, आरपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पिछले कम से कम 8 से 10 वर्षों के पेपर उठा लो, आपने जो तैयारी की है वो कैपेबल है, प्लस 10 वर्षों के पेपर, उसमें से अब आपको जो आते हैं वो मायने नहीं रखता, जो आपको नहीं आते उनके आपको उत्तर चाहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, चाहे गूगल का प्रयोग करो चाहे कहीं। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, उत्तर आया वहां तक सीमित नहीं रहना है, उसके 3 ऑप्शनों का भी खंडन करना है। और मैं जल्दी एसआई के लिए एक थानेदार बनने के लिए सही अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि कई सोचते हैं गुरुजी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना अच्छा रहेगा? क्या हम ये सोच लें कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम देख लेते हैं, ये पता लग जाए पेपर है कैसा आता है? तो जीवन यहां तक ही नहीं रखना है, मैं सारी चर्चा करूंगा, एक बार समझते हैं इसको। देखो, गोद निषेध के तहत हड़पे जाने वाली पहली रियासत जो थी उसका नाम सतारा ही था। सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। दूसरी जो रियासत हड़पी थी उसका नाम था जेतपुर। क्या नाम था? जेतपुर। से संबलपुर।
और बै से, बै को छोड़ देना, ऊ से ले लेना उदयपुर, अदयपुर भी कहते हैं इसे। और जय से झांसी, ये क्रम है इसका। और ना से नागपुर। 17 को जो हड़पा गया वो हड़पा गया था 1948 के अंतर्गत। कब हड़पा गया? 1948 में। तो 17 जैसे भुजना, सबसे पहले 17, फिर जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इसी तरह आपको याद करना है। तो इसका सर उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? अवध। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए नंबर 4 प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पानी देना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, थेवाकला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्पी मोलेला। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं कौन उड़ाता है इस प्रश्न को। बिल्कुल, आप बिल्कुल फुल मेहनत शुरू कर दीजिए करना, बहुत इतनी मेहनत कीजिए कि सफलता शोर मचाए। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई कौन उत्तर देता है। तो देखो, बात करें थेवा कला की। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? दूसरा है कौन, क्या है भाई ऑप्शन में बोलो? दूसरा है मीनाकारी। देखो मेरे पास जो भी सोर्सेज है पढ़ाने की पूरा प्रयास, पढ़ाई में कमी नहीं आएगी हमारे। तीसरा है अजरक प्रिंट। और नंबर 4 है टेराकोटा भाई। थेवा कला ऑप्शन में दे रखा है प्रतापगढ़। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा सही है। मीनाकारी दे रखा है ऑप्शन में जयपुर। बिल्कुल ये भी राइट है, मीनाकारी की भी चर्चा करूंगा अच्छी तरह से। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट थोड़ा सा यहां ऑप्शन में दे रखा है सांगानेर, इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप बताइए क्या होगा? और टेराकोटा बिल्कुल राइट है, मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पड़ता है? राजसमंद में। ये आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है, टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा की मूर्तियां बनती है। बिल्कुल, हाँ जी। देखो सबसे पहले बात करें थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। इसी थेवा कला पर 2002 में डाक टिकट जारी किया गया था। अरे ये देखना सही आ रहा है क्या? ये मार्कर इसमें बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल, इस पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी। कब किया गया? थेवा कला पर 2000 में। कांच पर सोने की मीनाकारी क्या कहलाती है? थेवा कला। बिल्कुल, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एक बार इसकी बात इतनी याद रखो। मीनाकारी, मीनाकारी भी 2 तरह से देखने को मिलेगी, एक कच्ची मीनाकारी और एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी की बात की जाए, कच्ची मीनाकारी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। कहां की है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। कहां है भाई? राजसमंद में। पक्की मीनाकारी जो है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो वो है अलवर की। सीधी मीनाकारी पूछ ले तो जयपुर की। अजरक प्रिंट, बिल्कुल अजरक प्रिंट वाला ये उत्तर जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो अजरक प्रिंट जो है वो सांगानेर का नहीं है। तो सर कहां का है? अजरक जो प्रिंट है वो बाड़मेर का है। और एक बार इसके ही अंतर्गत पूछ लिया था, ऑप्शन में बाड़मेर भी था और उसने बालोतरा भी दिया था। अगर दोनों ऑप्शन में है तब आप क्या करके आओगे? बालोतरा। अगर बालोतरा नहीं है, जिला है, तो बाड़मेर। तो बालोतरा बाड़मेर की क्या है? अजरक प्रिंट। बिल्कुल, टेराकोटा मोलेला गांव और राजसमंद। टेराकोटा की मूर्तियां किस सभ्यता में मिली है? तो बड़ौपल सभ्यता का नाम सुना है क्या? बड़ौपल किस जिले के अंदर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर है बड़ौपल। और अपने इली सेडी आ जाए बड़ौपल, तो ये बड़ौपल सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियां मिली है ना? बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा अजरक प्रिंट। ये सांगानेर नहीं है तो कहां है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न। और 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा
प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची से सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़ा देते हैं इस प्रश्न को भी। करनी दान, करनी दान, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई क्या क्या किस किस ने रचनाएं की, अभी चर्चा कर लेते हैं। इसमें नाम आया है करनी दान का, बिल्कुल सर। दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन ये है, बी। ए ऑप्शन ये है, बी। बी आया है श्यामल दास। सी मोणौत रेणसी। डी सूर्यमल मिश्रण। मैं यहां सुमेलित कर देता हूं, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। करनीदान ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सूरज प्रकाश। ऑप्शन के आधार पे देख रहा हूं मैं। श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। ये वही श्यामल दास है जिसने बताया वीर विनोद के अंदर कि राजस्थान के अंदर 250 दुर्ग है, जबकि अगर पूछ ले कि दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है तो वो मिलता है मनुस्मृति में। ये बात याद रखना। मुणौत नेणसी ने रचना की मारवाड़ रे परगना री विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत, ये रचना की थी मुणौत नेणसी ने। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा वंश भास्कर। एक ग्रंथ और लिखा था वीर सतसई, और इन्होंने भी एक ग्रंथ और लिखा था नेणसी ख्यात। बिल्कुल, ये मैंने सुमेलित कर दिया है। सूरज प्रकाश के रचयिता करनीदान, वीर विनोद के श्यामल दास, मुणौत नेणसी के मारवाड़ रा परगना री विगत, और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा। बिल्कुल आसान पेपर आया था पिछले वर्ष का। बिल्कुल आप देखोगे पहले प्रश्न तो ऐसे ही सोल्व कर दोगे, है नहीं है, ये आप ही कर दोगे ऐसे पेपर तो प्रश्न तो। इसी मुंशी मुणौत नेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का, या कह सकते हो राजपुताने का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है? अबुल फजल। ये मुणौत नेणसी जो थे वो जसवंत सिंह के दरबार में गए हुए थे, जसवंत सिंह के दरबार में थे। बताते हैं जसवंत सिंह के साथ दक्षिणी भारत अभियान पर गए हुए थे, और आन बान हो जाती है, वहां जसवंत सिंह इनकी क्या करवा देते हैं? हत्या। सूर्यमल मिश्रण हमारे क्या है भाई? राज्य कवि। ये किस जिले के थे? पटवारी में प्रश्न पूछा गया है, तो ये कहाँ के थे? बूंदी जिले के। सूर्यमल मिश्रण हमारे कहाँ के थे? बूंदी जिले के। अब देखते हैं इसका पांचवें का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल पहले का 2, बिल्कुल ए नंबर है जिसका उत्तर सही है। बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन जो है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से कर देंगे। बिल्कुल, चलो आइए इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। बिल्कुल, ये जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में अंतिम निर्मित मंदिर है। अंतिम निर्मित मंदिर कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर। बिल्कुल, दूसरा छोड़ दीजिए, ओसिया का सूर्य मंदिर। बिल्कुल, ये भी गुर्जर प्रतिहार का है। तीसरा गोठ मांगलोद का दधीची माता का मंदिर, दधीमती माता का मंदिर। बिल्कुल,
ये भी गुर्जर प्रतिहार का है। तो कौन सा नहीं है? चार चोमा का शिव मंदिर, बिल्कुल ये जो मंदिर है गुप्तकालीन है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या है भाई? चार चोमा का शिव मंदिर, बिल्कुल राइट है। ये चार चोमा का जो शिव का मंदिर है ये किस जिले के अंदर है? कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा में। और ये जो है यह गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? गुप्तकालीन क्या है ये? मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, चार चोम का शिव मंदिर। ये गुप्तकालीन है, गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। चलो नेक्स्ट 7वां प्रश्न। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। मेरे प्रिय विद्यार्थी उड़ा देंगे इस प्रश्न को। कैसे? मैंने ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की एक ट्रिक बताई थी, छोटी सी आसान सी। इसका मंत्र अजय सर का मंत्र बिल्कुल छाएगा छाएगा। अब की बार थानेदार भर्ती में मंत्र छाएगा अपना। वालर मामो गौर से कूदो जग में, बिल्कुल ये शेयर कर दे रही हो भैया थोड़ी सी के हो जाए गुरु जी शेर हूं। अरे इतो जोर लगावा, थोड़ा आनंद मिल जाए, थोड़ा डंका भी हुआ जाए, कौन देख लिया? अरे वाह यार, अपना नहीं देखा है तो आ चीज है। और वालर मामो गौर से कूदो जग में, जग में कूदियो भाई, कि मैं कूदियो जग में। आइए जानते हैं। वालर से जो नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा वालरी। मां से हो जाएगा मांदल, मैं से हो जाएगा मृदिंग, गौर से हो जाएगा गौर, रै से हो जाएगा रायण, सू से हो जाए से न छोड़ दे, कू से हो जाएगा कूद, जय से हो जाएगा सॉरी गै से हो जाएगा गरवा नृत्य, बिल्कुल। तो इसका उत्तर जो होगा बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा भाई? इसमें है वालर है, मांदल है, गवरी है, लूर है। तो वालर भी है बिल्कुल, मांदल भी है, इस लय से हो जाएगा लूर, ठीक है बिल्कुल। तो लूर भी है। तो गुरु जी के कोनी है? कोनी भाई, गवरी नहीं है, गवरी गरवा है, गवरी नहीं है, बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? और इस जैसे और याद करना जवारा। तो बात करें गवरी नृत्य, गवरी ग्रासियों का नहीं है, भील जनजाति का है। किस जनजाति का है? भील जनजाति। ये बात आप याद रखो। गवरी, नेजा, हाथीमना, द्विचकी, युद्ध, ये सारे किनके हैं? भील जनजाति के। और ये सारे जो नृत्य हैं वो किस जनजाति के हैं? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति वही जनजाति है जो सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? सिरोही में। सिरोही के अंदर एक झील है नक्की, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और यही इस जनजाति की सबसे क्या पवित्र झील है? राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है पुष्कर को। जबकि ग्रासियों की सबसे पवित्र नक्की, पवित्र पक्षी पूछ ले ग्रासिया जनजाति में तो पवित्र पक्षी माना जाता है मोर को। पवित्र रंग पूछ लिया जाए तो पवित्र जो रंग है वो है सफेद। अब आप कहोगे सर नक्की क्यों? क्योंकि बताते हैं ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं इसी झील के अंदर, नक्की झील में। राजस्थान की सबसे ऊंची चीजें सारी आपको सिरोही में देखने को मिलेगी। ये जो झील है वो 1200 मीटर ऊंची है। पठार, उड़िया का पठार इसी के अंदर है, 1360 मीटर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी भी यही है, ग्रासिया जनजाति है, सॉरी सिरोही के अंदर, माउंट आबू के ऊपर है ना। तो इसका उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा? गवरी। गवरी भील का जनजातियों का नृत्य, बिल्कुल। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, शानदार, जबरदस्त, मजेदार प्रश्न है। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन ए, पानी देना, ऑप्शन ए तोरावाटी, ऑप्शन बी राजावाटी, ऑप्शन सी नागरचौल, ऑप्शन डी राठी। बिल्कुल
देखिए अभी बता देता हूं मैं आपको, ये जो राठी है, चलने दे, बिल्कुल ये जो राठी है, राठी जो वो मेवाती की उपबोली है। सर क्यों है, बताऊं क्यों है? देखो, आपने नाम सुना है क्या राठ क्षेत्र? एक राठी गाय भी आवे है को नहीं? हाँ, राठ क्षेत्र का नाम सुना है क्या? जी गुरुजी, राठ को जरूर सुने। तो राठ क्षेत्र के अंदर बिल्कुल इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शन में है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, राठी। बिल्कुल हाँ, तो राठ क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा बहरोड का, आपने नाम सुना होगा गुंडावर का, अगर आपने ये नाम सुना है तो कोट पुतली का भी नाम सुना होगा। ये दोनों अलवर के अंदर है, ये दक्षिण जयपुर का जो भाग है वो है जयपुर के अंदर। तो इसी क्षेत्र को मिलकर एक क्षेत्र बनता है और जिस क्षेत्र का नाम क्या है, राठ क्षेत्र। और इसी राठ क्षेत्र के अंदर जो भाषा बोली जाती है उससे क्या बोला जाता है, राठी। क्योंकि मेवात के अंदर आते हैं अलवर और भरतपुर, तो यहीं की उपबोली मेवाती की उपबोली है ये। तो बात करें ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, तो तोरावाटी, क्योंकि यहाँ तंवर वंश का राज रहा था इसलिए नाम तोरावाटी पड़ा, तोरावाटी से ही है। राजावटी, राजावटी जो है वो जयपुर जो है, जयपुर के दक्षिणतम भाग में बोली जाती है। और बात करें हम नागरचोल, सवाई माधोपुर और ये जो आसपास का क्षेत्र है सवाई माधोपुर का, यहाँ बोली जाती है नागरचोल। राठी, राठी की बात कर ली है बिल्कुल। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, कंपनी अधिनियम जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई। कंपनी अधिकारी, सॉरी अधिकारी। देखो अधिकारी का मतलब है अधिकारी नियुक्त किए हुए थे इन छोटे छोटे रियासतों में जिन्हें आप बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, कोर्ट का केला गढ़ो बटन, तो बटन बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है सर? इसमें इन्होंने ऑप्शन ए को दिया है कर्नल एबॉट। एबॉट जो थे, एबॉट की हत्या कर दी गई थी नीमच के अंदर। इसकी कहां हत्या कर दी थी? मोहम्मद अली बेग ने हत्या कर दी थी नीमच में, हीरा सिंह ने नेतृत्व किया था यहाँ। बात करें बी सावर्स, सावर्स जो है वो कहां के हैं? तो सावर्स है मेवाड़ के। कहां के? सावर्स मेवाड़ के, पॉलिटिकल एजेंट है। क्या बता रहा हूं मैं आपको? पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन, बर्टन मैंने भी बताया, मेजर बर्टन, कोर्ट का केला गढ़ा हो बर्टन, तो कोटा का बर्टन। बात करें कैप्टन मॉक मेसन, मेक मोशन था, चलिए मॉक मेसन लिख रखा, आप लिख दिया हुई। पिछली 2016 का ऐसे का पेपर है ये। मॉक मेसन जो था वो था मारवाड़ का। कहां का था? मारवाड़ का। देखो कोटा को बताते हैं, कोटा में 15 अक्टूबर को विद्रोह हुआ था। कब विद्रोह हुआ था? 15 अक्टूबर को। कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो एकमात्र क्रांति में जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह का मतलब ये कि यहां की जनता ने विद्रोह किया था कोटा में। कोटा में जो विद्रोह करने वाले थे वो थे लाला जयदयाल, और एक का नाम था मेहराब का। यहां कोटा का जो राजा था उसका नाम था राम सिंह द्वितीय। बताते हैं कि इसी राम सिंह द्वितीय को यहां की जनता ने क्या कर लिया? कैद, और कैद रखा था 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक।
तब बताते हैं करौली का एक शासक था जिसका नाम था मदनपाल, और उधर दिल्ली से आए थे रॉबर्ट हुक। इन दोनों के नेतृत्व में यहां इसे रिहा करवाया गया, इसी को कैद किया। तो यहां पर कहते हैं विद्रोह उठा लिया था बैटर ने, तो यहां की जनता ने इसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कहला बोल और तू बड़ो बोलो। बताते हैं मदनपाल और रॉबर्ट हुक ने इसको छुटवाया, राम सिंह को यहां से छुटवाया। पहले तोपों की सलामी दी जाती थी, तो इस राम सिंह की तोपों की सलामी घटाकर 13 कर दी, और मदनपाल की 13 थी, इसकी बढ़ा दी। इसकी क्या कर दी? बढ़ा दी। कितनी कर दी? बढ़ाकर 17। सुनना मेरे प्रिय साथी और बात, बहुत अच्छा प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है कि किस रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार है? नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न आता है। तो की से रियासत हो जाएगी किशनगढ़, इसको ही ट्रिक बढ़ाओ, और से जो रियासत हो जाएगी वो हो जाएगी शाहपुरा। किशनगढ़ अजमेर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ये 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार है नहीं था। अधिकार क्या था भाई? नहीं था। किनको? किशनगढ़ और शाहपुरा को। बाकी तोपों की सलामी इसकी घटा दी गई थी। बाद में मदनपाल करौली का राजा था, इसकी क्या कर दी? बढ़ा दी गई। अब मेरे प्रिय साथी शेयर कर दीजिए एक बार, प्रिय फिर मजा आ जाएगा जितने ही ज़्यादा लाइव होंगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जीके वाई अजय सर नाम से है। ऐसे नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पेपर सॉल्व मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, बिल्कुल। आगे जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? अरे बिल्कुल, ये प्रश्न तो हम जी जान से करेंगे, हमारी जान है इस प्रश्न के अंदर। तो बहुत अच्छा प्रश्न आया है। बिल्कुल, जो चीज पढ़ाएंगे, अब मेरी बात सुनो, मैं थाना करवाऊं सूचना प्रौद्योगिकी और भी करवाऊंगा, जैसे हिस्ट्री कल्चर वगैरह, दावे के साथ कहता हूं, ताकत के साथ पूरा करवाया जाएगा, हर पोर्शन पूरा ताकत से। बिल्कुल, बस आप थोड़ा सा हौसला देते रहिए, क्योंकि आप ही हौसला हो। नसिया का जैन मंदिर, बिल्कुल। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो नसिया का जो मंदिर है ये एक जैन मंदिर है, जो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? अजमेर में। बिल्कुल, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर का नहीं है, दिलवाड़ा मंदिर का भी नहीं है, नाकोड़ा मंदिर का नहीं है। तो नसिया मंदिर ये कहां है? बिल्कुल अजमेर के अंदर। इसका एक उपनाम सुनने को मिलता है, उपनाम। सर क्या उपनाम सुनने को मिलता है? इसे कहा जाता है अक्षरधाम, जो किस जिले के अंदर है? अजमेर में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। इसे ही जैन धर्म का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये जो है ना नसिया मंदिर का जो ये स्वर्ण, ये जो अक्षरधाम है, इसी स्वर्ण नगरी हॉल को, स्वर्ण नगरी हॉल को बोला जाता है भाई, अक्षरधाम इसको नहीं बोला जाता। अक्षरधाम जो बोला जाता है वो स्वर्ण नगरी हॉल को। ए नंबर बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ये इसका प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उपनाम क्या है? अक्षरधाम। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैलेंडर दिए गए हैं भाई, कैलेंडर का तो प्रश्न हम करेंगे, देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल, कैलेंडर में दिया है, एक तो दिया गया है शंख संवत, दिया है जी गुरुजी, एक तो वो दिया है। दूसरा क्या दिया गया है? विक्रम संवत। सर तीसरा क्या दिया है? आपके देखो उधर दिख रहा है स्क्रीन पर आपको तो, हाँ गुरुजी, हिजरी संवत। और इधर दिया गया है गुप्त संवत।
मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को समझना, ध्यान से सुनना। संघ संवत, आपने नाम सुना होगा कनिष्क का। कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी। ये गद्दी पर बैठते ही शुरू हो जाता है क्या भाई, संघ संवत। तो संघ संवत जो किसने चलाया था, कनिष्क ने। बात करें विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है वो हमेशा 57 वर्ष प्लस में चलेगा, जबकि ये क्या है, माइनस में। जैसे मैं आपको पूछूं कि 56 अकाल कब पड़ा। 56 अकाल तो 1899 से 1900 के मध्य शुरू हो गया था। इसमें 57 ऐड करो सर, ये तो हो जाएगा 1956। तो विक्रम संवत 56 अकाल पूछे तो कब पड़ा, 1956 में। अगर पूछ लिया जाए संघ संवत 56 अकाल कब पड़ा, तो इसके अंदर जो 78 है वो माइनस हो जाएगा। 78 बताओ कमेंट करके, माइनस कितना होगा। तो 9 1 8, सॉरी 9 8 1, 9 7 2, बिल्कुल ये आ जाएगा। तो संघ संवत पूछे 56 अकाल तो 1821 में पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो क्या जी? गुरुजी समझ गया। तो अब आगे कहने की जरूरत कौन था ना, हाँ गुरुजी। हिजरी संवत 622 में मोहम्मद हजरत साहब ने, मोहम्मद हजरत साहब ने मदीना से मक्का की यात्रा की, या मक्का से मदीना कर देना। ये जो यात्रा की वो कब की, 622 में। उसी समय शुरू हो गया था हिजरी संवत। जबकि मोहम्मद हजरत साहब जी की मृत्यु हो जाती है 632 में, और इन्हें जो दफनाया गया था वो मदीना के अंदर दफनाया गया था। गुप्त संवत 300 कितना है भाई, वो ऑप्शन में 319, बिल्कुल 319 ईस्वी। 319 ईस्वी को चंद्रगुप्त गद्दी पर विराजमान होते हैं। उसी, क्योंकि ये गुप्त काल के थे। कहां के थे, गुप्त काल के, और यहीं से शुरू हो जाता है गुप्त संवत। तो बिल्कुल अब आइए प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। बिल्कुल कर देंगे सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संघ संवत पहले का 4, दूसरा और तीसरा में हो सकता है एक सही, दूसरे का 3 विक्रम संवत 57, बिल्कुल 2 और 3 में अब लग रहा है कि हो सकता है। अब 2, अब आगे जिससे आएगा वो ही कर पाएगा। हिजरी संवत, हिजरी है 622 यानी पहला, 2 बिल्कुल राइट उत्तर है। तो भैया 11वें का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 2, बिल्कुल ये उत्तर इसका बिल्कुल राइट है। आइए 12वां प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। बिल्कुल राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्षपटलिक ये क्या था, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। पटवारी हो भैया, है कौन पटवारी की तैयारी करो तो पटवारी बनोगा, पटवारी में भी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, क्या पूछा है, पूछा गया है अक्षपटलिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो है ये भू राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, भू राजस्व से। अब आप समझ जाओगे, इसमें उत्तर ऑप्शन दिया है बी नंबर ऑप्शन, देखो मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता है, बिल्कुल राइट है इसका, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, एक बात और याद रखना आगामी भर्ती परीक्षा के लिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस काल के अंतर्गत हुआ था। आपने पढ़ा है गुप्त काल, जी गुरुजी पढ़े हो गुप्त काल,
तो गुप्त काल के अंदर इस अक्ष पटलिक का क्या माना जाता है? इसका शुभारंभ आरंभ जो है वो गुप्त काल के अंदर माना गया। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर बोलो। इसे हम 2 भागों में करेंगे, 15 प्रश्न अब करेंगे और जो आगे नेक्स्ट प्रश्न जितने भी हैं वो अगले भाग में करेंगे, ठीक है, 2 पार्ट में करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आंदोलन को आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा अनुसार जमाएं। होम रूल आंदोलन कब, अच्छा मतलब बताना है कब शुरू हुआ है, उसके हिसाब से सेट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल पहला है कौन सा भाई? होम रूल आंदोलन। बिल्कुल करेंगे भाई, क्या कोई दिक्कत वाली, ये करवाऊंगा। सारे इतिहास चल रहा है हमारा सुबह 10 बजे। होम रूल आंदोलन। दूसरा कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा ऑप्शन में है खिलाफत आंदोलन। देखो भाई कैसे प्रश्न आते हैं, आप इसका पैटर्न समझने का प्रयास करो। आंदोलनों से कन्फर्म है प्रश्न आएगा ही आएगा। और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। इन सारों को मैं आपको बढ़िया कंठस्थ करवा दूंगा। बिल्कुल, होम रूल आंदोलन शुरुआत हुई थी 1916 में। कब शुरू हुआ? 1916 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के अंतर्गत। खिलाफत आंदोलन जो है वो हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो क्या पूछा है प्रश्न में, आरोही क्रम में सेट करें। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा तो है ये, 1 नंबर लगा दो इस पे। उसके बाद सबसे छोटा 3 नंबर पे लगा दो, उसके बाद ये और उसके बाद ये। बिल्कुल। अब देखते हैं ये किसका, यानी 1 2 3 2 सॉरी यानी ए सी बी और डी। देखते हैं क्या उत्तर है। ए सी बी डी। बिल्कुल 4 नंबर, जिसने 4 नंबर बताया बिल्कुल राइट उत्तर सही है उसका। हाँ जी। आगे 14वां प्रश्न आगे आपकी स्क्रीन पर है। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो अबुल फैजी ने किया था। लीलावती जो पुस्तक है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फैजी ने। इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल अबुल फैजी। बिल्कुल इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। आगे 14वां और हो गया है 15वां। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? इसमें परिवार पूछ लिया, राजा नाम पूछा, तो चौहान थे, राठौड़ थे, कछवा थे और या गहलोत थे। देखो वो अपनो प्यारो सो सुंदर सो राजस्थान है। राजस्थान में इस क्षेत्र में एक वंश ने राज किया जिसका नाम है कछवा वंश। और इधर इसमें एक रियासत है बहुत शक्तिशाली भारत की, दिल्ली। और दिल्ली पर जो राज था वो मुगलों का था, और मुगलों में जो राजा था वो था अकबर। मुगलों में कौन सा राजा अनपढ़ था? तो ऐसे अकबर ऐसे अनपढ़, याद रखना। अकबर जब जियारत के लिए जा रहा था तो सांगानेर में मुलाकात होती है भारमल की मजनू खां के सहयोग से। मजनू खां के सहयोग से सांगानेर पर क्या है मिला था।
देखो मैं आपको एक बात बताऊं प्रिय विद्यार्थियों, भारमल की पुत्री थी हरखा बाई। इसे ही मरियम उजमानी वगैरह कहा गया है। सुनना, भारमल ने सांगानेर में अकबर को मिलियो तो कहे कि मैं तेरे सागे भैया संधि हाथ मिलाना चाहूँ, संधि करना चाहूँ, कर ले भाई, क्या दिक्कत है। अकबर से संधि करता है 1562 के अंदर। ये जब जियारत करके वापिस आ रहा था तो भाई साहब ने सांबर रखा, नाम सुना है क्या? हाँ गुरुजी, सांबर में टेंट लगा रखे हो ब्याह को, और ये टेंट में मैं भी गेड़ू थे, मिला को नहीं था, नहीं ले जाता। और ये टेंट में ब्याह के दौरान की कहे अकबर ने कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो? अकबर कहा ब्याह करा ले, ब्याह की कोई बात है। तब अकबर ने सांबर में विवाह करवाया 1562 में। किसके साथ? हरका बाई के साथ। 1562 में विवाह करायो और 62 का दिन ही लड़ाई होगी। ब्याह का कुछ दिन बाद हरका बाई रूस के आ गई आपका घरे। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनना, पहले मैं इसकी बात सुनो। मुगलों से वैवाहिक संबंध या पूछ ले कि सर्वप्रथम संधि करने वाला या अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? कछवाहा वंश। पहला शासक कौन सा था? भारमल। कौन सा था? भारमल। अब सुनो भैया, अकबर को विवाह हो गया और रूस के आगे करे। अकबर कहा कि यहाँ को नहीं आवा वापिस, इसके लिए कोई अच्छे काम करने पड़ेंगे। 1562 में भाई साहब ने दास प्रथा पर रोक लगाई। कौन आई? कौन था? 63 में तीर्थकर पर रोक लगाई, फिर भी कौन आई? 64 में भाई साहब ने जजिया कर पर रोक लगा दी। ये क्या था सर? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था ये जजिया कर, इस पर रोक लगाई। तीर्थ कर, तीर्थ हमारे तीर्थ, अब हमारा 4 धाम है, बिना तो अपने हिंदू ही जाओगा। तीर्थ कर पे रोक लगाई। आओ सोचो जानी आ जाएगी। दास प्रथा की, दास होते थे जो साथ जाते थे साथ में, उस पर भी रोक लगाई। दास पर पहले लगाई तो कौन नहीं आई, तीर्थ पर लगाई तो ही कौन नहीं आई। अब ई पर रोक लगाई से कहा बेटी को वहाँ मर जाओ चालो, तब क्या आ जाए फिर ये सागे बढ़िया दोनों त्रिया सागर है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कछवाहा वंश। बिल्कुल, इसकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। आप चैनल खोलो ना जीके बाय अजय सर, तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ आपको ऐसा ही पेपर सोल्व है, जितने होंगे अपने सारे करेंगे सोल्व पेपर। मैं करवाता रहूँगा आपको। 2016 करवा दिया, 18 का करवा दूंगा, इससे पहले वाले भी करवा दूंगा, RS प्री के भी करवा दूंगा। इससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि RS का प्री SI का मेंस होता है। आप देखना पिछले पेपर RS वाले उठा के। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना 15 प्रश्न करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको, देखो जितना भी वर्ड वार्ड सोर्स से छोटा मोटा मिला आपके लिए प्रयास किया छोटा सा। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। सर किस नाम से? फिर बता रहा हूँ, GK बाय अजय सर नाम से। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिले तो टेलीग्राम पे सर्च मार लेना। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं आपको निरंतर मिलता रहूँगा। इतिहास हमारी क्लास चल रही थी, इतिहास में मौर्योत्तर काल में आ गए थे और मौर्योत्तर काल अब मैं आरंभ कर दूंगा फिर से। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।